हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और ये आप लोगों का खूबसूरत सा चैनल स्प्रेड शिक्षा है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैंने लाइट के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताया था कि लाइट को लेकर किन किन साइंटिस्टों का क्या क्या मत रहा और कब कब कौन कौन से साइंटिस्ट इसको वेव माने और कौन से साइंटिस्ट इसको पार्टिकल माने। और आज की डेट में हम लोग इसको डुअल नेचर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। डी ब्रोगली ने लास्ट में आके फाइनली बताया कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर शो करता है, वेव के रूप में भी और पार्टिकल के रूप में भी। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस साल के 2022 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें है नहीं, मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक है, जिसमें हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग बेस्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये चैप्टर इस साल के सिलेबस के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है। अगर वेव थियरी अगर पढ़ना है तो हाइगेंस प्रिंसिपल को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं। आई होप आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइगेंस प्रिंसिपल में सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में बताया हाइगेंस ने। क्या होता है वेव फ्रंट? तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं और फिर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? इट इज़ द locus of all point, it is the locus of all point of a medium which is vibrating in the same phase, in the same phase। ठीक है, तो वेवफ्रंट का डिफिनीशन तो यही होता है कि इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है और सेम फेज का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप लोग क्लास 11th में या फिर अल्टरनेटिंग करंट जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वेव के एक इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या था वेव का इक्वेशन? कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे हम लोग के एक्स के जगह पे फाई पढ़ा था, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फिर माइनस फाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ा था कि कौन कब लीड करता है और कौन कब लैग करता है। ठीक है ना, कोई π/2 लैग करता था, कोई π/2 लीड करता था। इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे कोई अभी मतलब नहीं है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ यहाँ पे फेज से है। तो जो साइन के आगे का ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को हम लोग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। इस फेज में जो कि फाई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है? के एक्स। ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। और जो y है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई पॉइंट अगर सोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट सोर्स। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट सोर्स ले रहे हैं तो ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई बंद कमरा है और उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल कोई लाइट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। वहाँ पे कोई एक पॉइंट सोर्स हम जला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कैंडल जलाया, ठीक है ना, तो जैसे कैंडल जलाएंगे तो सभी डायरेक्शन में एक इक्वल वेलोसिटी से, क्योंकि हर जगह अगर मीडियम सेम है, ठीक है ना, जैसे हर जगह एयर है तो एयर में हर जगह लाइट ऑफ स्पीड सेम होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट।
तो हर जगह हर डायरेक्शन में लाइट क्या होगा, इक्वल स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में क्या होगा, ये सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो जब सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा तो मान लेते हैं कि जो वेव का स्पीड है वो v है, जो वेव का स्पीड है वो मान लेते हैं कि v है, ठीक है। और t टाइम बाद, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, तो t टाइम बाद अगर हम देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में ये जो वेव है वो कहाँ तक ट्रैवल किया है, तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ये x दूरी तक ट्रैवल किया है, इस डायरेक्शन में भी जाहिर सी बात है कि x दूरी तक ही ट्रैवल करेगा, हर डायरेक्शन में x डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर रहा है। इसका नाम मैं a रख लूँ, ये b रख लूँ, ये c d e f g। तो अगर हम फेज अगर लिखें हर एक डायरेक्शन का, जो कि ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, तो ए पॉइंट के लिए जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी वन। अगर मान लेते हैं कि टी वन टाइम में अगर देखना है तो ओमेगा टी वन प्लस के एक्स। क्यों के एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे के एक्स जो होता है ये वेव नंबर होता है, जो कि 2π/λ के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ पे एक्स है, यानी कि यहाँ से एक्स दूरी चला है, वेव जो है एक्स दूरी तक ट्रैवल किया है, ठीक है ना। यहाँ से टी टाइम में एक्स दूरी तक ट्रैवल किया है। अब हर जगह मीडियम सेम है तो ये इस डायरेक्शन में भी एक ही दूरी तक ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमको t1 टाइम में ही निकालना है। तो ऐसे ही b के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ओमेगा t1 प्लस के एक्स हो जाएगा। c के लिए क्या हो जाएगा, तो ओमेगा t1 प्लस के एक्स हो जाएगा। यानी कि सभी पॉइंट पे इसका जो फेज होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो और सभी पॉइंट को अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके या फिर एक लाइन ड्रॉ करके अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। नहीं, सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3D का कंसेप्ट है। जैसे अगर पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो 3D में उसका लाइट फैलेगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पूरा कमरा अंधेरा है, हमने एक कैंडल जलाया और टी टाइम बाद हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ तक लाइट फैला है, तो हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से जब लाइट ट्रैवल करेगा तो जाहिर सी बात है सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। और अगर उसको रेडियस मानते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एक स्फेयर बन जाएगा, और वो जो स्फेयर बनेगा उसी स्फेयर को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसको मैंने जैसे जलाया तो हर डायरेक्शन में ऐसे वेव निकल रहा है चारों तरफ, तो वेव का हमें फ्रंट देखना है। तो हर डायरेक्शन में जब वेव निकलेगा और सबके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक सरफेस बन जाएगा, और जो सरफेस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। AC वर्मा की बुक में इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई ठहरा हुआ पानी है, उसमें अगर आप लोग कंकड़ मारेंगे तो हलचल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल शांत जल है, उसमें आप लोग एक कंकड़ मारेंगे तो जैसे उसमें कंकड़ गिरेगा तो वहाँ सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे एक सर्कुलर वेव क्रिएट होता है। वो वेव नहीं होता, क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। तो वैसे ही अगर कहीं पे लाइट भी अगर कहीं जलेगा तो पॉइंट सोर्स होगा तो हर डायरेक्शन में उसी तरीके से क्या होगा, लाइट फैलेगा। जैसे स्टिल वाटर में कोई कंकड़ गिराने के बाद वहाँ से वेव क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन ये होता है कि इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम के हर एक पॉइंट का जो लोकस है, ठीक है ना, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो कि सेम फेज में ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि मीडियम के पार्टिकल अगर वाइब्रेट नहीं करेंगे तो फिर वो पार्टिकल या फिर वो वेव आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड बताता हूँ। ओके, चलिए इसको मिटा के फिर सेकंड बताते हैं। तो सेकंड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ wave is always perpendicular to the wave front।
सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक पॉइंट सोर्स है, तो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेव कैसा होगा, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, तो स्फेरिकल होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग एक सेम आर्क लेकर और एक स्फेयर ड्रॉ कर दें तो यही हमारा क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। तो पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि हर जगह मीडियम सेम है, क्योंकि सेम मीडियम स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इधर वाटर होता, तो जब वाटर होता तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता, तो जब कम हो जाता तो इधर वेव कम डिस्टेंस तक ट्रैवल किया होता, तो यहाँ से ये वेव ऐसे बन जाता, इधर चिपट जाता, ठीक है। तो अगर मीडियम अगर सेम होगा, तो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेव फ्रंट हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब ये होता है, ठीक है ना, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब होता है कि इसको लाइट रे आप लोग समझ सकते हो, लाइट रे, मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे परपेंडिकुलर होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट सोर्स है, तो जब पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से लाइट रे हमेशा ऐसे जाएगा चारों तरफ हर डायरेक्शन में, और इस लाइट रे के परपेंडिकुलर अगर एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो पता है कि कोई भी अगर स्फेयर या सर्कल है तो जो रेडियस होता है वो सरकमफ्रेंस पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा वेव फ्रंट है और ये हमारा लाइट रे है, तो हमेशा लाइट रे इस सरकमफ्रेंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो लाइट रे है वो वेव फ्रंट पे हमेशा क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ जो वेव होगा, जिसको हम लोग क्या समझेंगे, लाइट रे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट बताते हैं। ओके, नोट कर लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कि वेव फ्रंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो दो तीन तरह के टाइप्स होते हैं वेव फ्रंट का। जैसे पहला जो वेव फ्रंट होता है, अगर फॉर पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है तो मैंने अभी बताया कि अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होता है, ठीक है, हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा, क्योंकि अगर हर जगह मीडियम अगर सेम होगा, तो अगर पॉइंट सोर्स है तो हर डायरेक्शन में उस पॉइंट ऑफ सोर्स है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉइंट सोर्स है तो हर डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से लाइट रे ट्रैवल करेगा, और उस लाइट रे के परपेंडिकुलर कोई एक प्लेन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में 3D में निकलेगा। तो उस लाइट रे के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एट इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से लाइट हमेशा कैसा आता है, पैरेलल लाइट रे आता है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि पैरेलल लाइट रे आ रहा है, ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पे आप लोग बना सकते हो ऐसे कि ये हमारा जो होगा ये वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, वेव फ्रंट है, ठीक है। अब अगर कोई लाइट रे अगर इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से जो वेव फ्रंट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। अब ये पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है, सॉरी लाइट रे अगर पैरेलल अगर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो हमें वेव फ्रंट बनाना है। तो वेव फ्रंट बनाने का बड़ा आसान तरीका है, अगर कोई भी अगर लाइट रे है ना उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दो, वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइट रे आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा लाइट रे आ रहा है पैरेलल ऐसे, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक सरफेस बना दो, तो ये सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा। कोई भी लाइट रे, जैसे ये लाइट रे अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, पैरेलल है सभी, तो इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना दो, तो ये हमारा जो प्लेन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल लाइट रे है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर एक सरफेस अगर हम लोग बना देंगे तो ये हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ये हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। तो ये वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, तो ये वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर लाइट ऑफ सोर्स अगर इन्फिनिटी पे होगा तो वेव फ्रंट हमेशा कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर मान लेते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अगर लीनियर है, फॉर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, तो अगर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट अगर होगा तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जैसे ट्यूबलाइट है, जैसे जो कि एकदम रॉड की तरह होता है, ठीक है ना। तो जो रॉड होता है वो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। तो अब सोचिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये कैसा वेव फ्रंट बनाएगा। तो सबसे पहले अगर वेव फ्रंट अगर बनाने के बारे में अगर सोचना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि यहाँ से लाइट रे कैसे निकलेगा। तो अगर ये मार्कर अगर जलेगा तो यहाँ से लाइट रे इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, हर डायरेक्शन में निकलेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं कि ये जो लाइट रे यहाँ तक पहुँचा है, तो ये इधर वाला यहाँ तक पहुँचेगा, इधर वाला यहाँ तक पहुँचेगा, इधर वाला यहाँ तक, और सबको एक प्लेन अगर बना दे सभी लाइट रे के परपेंडिकुलर, तो एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या, सिलेंडर बन जाएगा। यानी कि जो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये हमारा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से ऐसे लाइट रे निकलेगा, इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, हर जगह से लाइट रे निकलेगा इसका, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबको अगर मैं एक यहाँ पे प्लेन अगर बनाए तो ये प्लेन कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल प्लेन बनेगा। और यानी कि जो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है इसका जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाता हूँ। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे चल, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए समझना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट में ये होता है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट act as a new, a fresh source of secondary wavefront, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इसको लिखा जाता है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, which emit their own wavelets called secondary wavelets, secondary wavelets। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस विच इमिट्स देयर ओन वेवलेट्स, और उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि हाइगेंस के हिसाब से जैसे ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का अपना एक स्फेरिकल मान लेते हैं कि हमारा वेव फ्रंट है। अब हाइगेंस ने बताया कि अगर ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है, एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है। और फ्रेश सोर्स का मतलब क्या है, तो फ्रेश सोर्स का मतलब ये है कि जिस तरह से ये सोर्स अपना एक वेव फ्रंट क्रिएट किया है वैसे ही इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होगा इस सोर्स की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये हर एक पॉइंट जो है एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, लेकिन उसको हम लोग वेव फ्रंट ना बोलकर क्या बोलेंगे, उसको
वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवलेट्स बोलेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कई बार बुक वगैरह में या नोट्स वगैरह में बच्चे इसको वेवफ्रंट लिख लेते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं। तो ध्यान से चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं और फील कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ये है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि दो कमरा है और दोनों कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, ठीक है ना। मान के चलिए कि बिल्कुल 100% अंधेरा है वहाँ पे। उसमें हमने क्या किया कि एक कमरे में एक कैंडल जलाया। तो जैसे एक कैंडल जलाएंगे तो उस कैंडल से चारों तरफ वेवफ्रंट निकलना शुरू हो जाएगा, हर डायरेक्शन में वेवफ्रंट निकलेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट हर कमरे में। और जो भी वेवफ्रंट निकलेगा वो सभी दीवारों से जाके टकराएगा, मतलब पूरे कमरे में वेवफ्रंट फैल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर किसी दीवार में एक छोटा सा होल है और वो होल दूसरे कमरे में खोलता है और दूसरे कमरे में भी बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या उस होल के द्वारा उस दूसरे कमरे में लाइट फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैलेगा। कैसे फैलेगा? क्योंकि वो जो होल होगा वो फिर से उस कमरे के लिए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और जब उस कमरे के लिए वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो जो होल है वो दूसरे कमरे के लिए एक पॉइंट सोर्स हो जाएगा। और जब पॉइंट सोर्स होगा तो फिर से वो पॉइंट सोर्स उस कमरे में अपना एक अलग वेवफ्रंट क्रिएट करेगा और फिर वो वेवफ्रंट उस कमरे में जाके भर जाएगा। यानी कि कौन सा वेवफ्रंट उस होल तक टकराए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी वेवफ्रंट उस होल तक टकराएगा एक पहले वाले कमरे में, उस वेवफ्रंट का वो पॉइंट सोर्स की तरह, नया सोर्स की तरह काम कर रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए हाइगेंस ने कंसेप्ट दिया कि कोई भी अगर वेवफ्रंट है तो उस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स की तरह काम करता है, फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहते हैं उसको। और जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना, वो अपना अलग वेवलेट्स तैयार करता है। यानी कि ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब जो सेकेंडरी ये जो सोर्स बन रहा है, ये सोर्स अपना अलग से एक वेवलेट तैयार करता है। वो भी ये जो छोटा छोटा जो मैंने सर्कल बनाया ये स्फेरिकल एक तरह का वेव फ्रंट ही है, लेकिन ये वेव फ्रंट इस सोर्स के लिए है जो इस वेव फ्रंट के ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब एक वेवफ्रंट के ऊपर के जो सोर्स हैं तो इसलिए हम उसको सिर्फ वेवलेट्स बोलेंगे, ना कि वेवफ्रंट बोलेंगे, ठीक है। फिर से इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना। इस पॉइंट सोर्स का हमारा ये मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक वेवफ्रंट फैल रहा है। अब इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, इसमें करोड़ों पॉइंट होंगे और जो करोड़ों लाखों जो भी पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट एक नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब जब नया सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बना दे रहा हूँ इसको ताकि समझने में आसानी हो। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जितने ये पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि ये बिहेव कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, यहाँ से वेवफ्रंट निकाल रहा था, तो ये भी अपना वेवफ्रंट निकालेंगे हर डायरेक्शन में, आगे पीछे हर डायरेक्शन में निकालेंगे। अब हर डायरेक्शन में ये अपना वेवफ्रंट निकाल रहे हैं, तो चूंकि इसका पेरेंट सोर्स कोई और रहा है इसलिए इसको वेवफ्रंट ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट में ये है कि अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, द कॉमन टेंजेंट on the secondary wavelets, the common tangent on the secondary wavelets in forward direction gives the secondary wavefront, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो अगर कॉमन टेंजेंट होगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो हमको सेकेंडरी वेवफ्रंट देगा। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही, जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स हमारा एक
स्फेरिकल वेवफ्रंट दिया है। तो ये पॉइंट सोर्स अगर स्फेरिकल अगर वेवफ्रंट दिया तो मान लेते हैं कि ये वेवफ्रंट फर्स्ट वेवफ्रंट है, ठीक है। अब इस फर्स्ट वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट कैसा काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब हर एक पॉइंट अगर ये फ्रेश सोर्स की तरह अगर बिहेव करेगा, ठीक है, तो जब हर सोर्स इसका फ्रेश जो हर पॉइंट है वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी अपना क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सभी जो सोर्स होंगे वो सोर्स अपना एक वेवलेट्स तैयार करेंगे। हालांकि इस सोर्स के लिए वेवफ्रंट ही है, लेकिन हम इस पैरेंट सोर्स के हिसाब से सोच रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या कहलाएगा, हमारे लिए कहलाएगा वेवलेट्स, ठीक है ना। तो ये जो वेवलेट्स जो बनेंगे सबके लिए, ठीक है, सभी पॉइंट्स के लिए जो वेवलेट्स तैयार होगा, सभी पॉइंट्स इस तरीके से वेवलेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स इस तरह से अपना वेवलेट्स बनाए। तो इन वेवलेट्स के ऊपर अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड का मतलब कि ये जो डायरेक्शन होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हमको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ करना है। हालांकि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ करेंगे तो हमें वेवफ्रंट मिल जाएगा, लेकिन हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करना है। हमको किस डायरेक्शन में करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करना है। तो सबके ऊपर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट हमारा कहलाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो छोटे छोटे जो सोर्स हैं इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर, ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। तो सभी को मैं समराइज करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट याद रखेंगे तो पूरे चैप्टर में काम चल जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल, तो सारे पॉइंट्स को आप लोगों को एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर कोई भी सोर्स है तो उसके वहाँ से जब लाइट फैलेगा तो वेवफ्रंट के रूप में फैलेगा। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेवफ्रंट एक सिलिंड्रिकल होगा, अगर पॉइंट सोर्स होगा तो उसका जो वेवफ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। लीनियर सोर्स होगा तो उसका वेवफ्रंट एक सिलिंड्रिकल होगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से पैरेलल लाइट आएगा, और जब पैरेलल लाइट आएगा तो उसके परपेंडिकुलर जब प्लेन बनाएंगे तो प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो बस 2 बातें याद रखनी है। पहला कि हमको वेवफ्रंट कैसे बनाना है, तो वेवफ्रंट हमें बनाना है कि अगर रे दिया होगा तो उस रे के परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देना है, जो क्या हो जाएगा, वेवफ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो वेवफ्रंट जो होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द रे के हमेशा परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, ठीक है। दूसरा ये बताना है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से ये हमारा पहला वेवफ्रंट है। अब इस वेवफ्रंट के बाद मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हमें दूसरा वेवफ्रंट बनाना है। अगर ये कहा जाए कि टी टाइम बाद हमें दूसरा वेवफ्रंट बना के दिखाओ, ठीक है। तो टी टाइम बाद अगर दूसरा वेवफ्रंट बनाएंगे तो मान लेते हैं कि ये जिस भी मीडियम में होगा उस मीडियम में जो वेव का स्पीड होगा वो मान लेते हैं कि v होगा, स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, v होगा। तो सभी कितना डिस्टेंस, तो ये हमारा अगर एक वेवफ्रंट बना के दे दिया गया है और कहा गया है कि टी टाइम बाद एक दूसरा वेवफ्रंट बना के दिखाओ, तो अगर टी टाइम बाद दूसरा वेवफ्रंट बनाएंगे तो यानी कि इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। और जो फ्रेश सोर्स होगा वो वेव के स्पीड से अपना क्या करेगा, वेवलेट्स फैलाएगा चारों तरफ, ठीक है। यानी कि वो कितना दूर तक फैलाएगा, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हमने कितना स्पीड मान के चला है v, और टाइम कितना है t, यानी कि कितना डिस्टेंस चलेगा, तो ये चलेगा v इंटू टी, यानी कि vt डिस्टेंस चलेगा। यानी कि टी टाइम बाद यहाँ से इसका जो वेवलेट्स होगा वो vt दूरी चलेगा, यहाँ से इसका भी vt दूरी चलेगा, यानी कि सभी जो होगा अपना vt दूरी तक
वी टी का एक आर्क बना लेंगे। आर्क नहीं बनाएंगे तो पूरा स्फेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्फेयर बनाएंगे तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन से मतलब है। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन से मतलब है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से इसलिए मतलब है क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू, आई जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 के, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बनाएंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगा 180, यानी कि कॉस 180 इक्वल टू हो जाएगा -1, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो जिस डायरेक्शन में लाइट चल रहा होता है तो हमेशा जो वेव फ्रंट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अफेक्टिव होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि स्पीड ऑफ वेवलेट्स, अगर स्पीड ऑफ वेव अगर v होगा तो कितना दूर तक चला होगा, तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आर्क बनाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनाना है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में vt का आर्क लेकर अगर बनाएंगे तो हर जगह एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये जो टेंजेंट होगा ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो बस इन्हीं दोनों बातों को बस याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला कि अगर कोई भी अगर लाइट रे दिया है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन बना दो, वेव फ्रंट हो गया। अगर कोई एक वेव फ्रंट बना के दिया हुआ है और कह रहा है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाओ, तो उस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को हम लोग फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे या फिर फ्रेश सोर्स की तरह मान लेंगे। और फिर अगर स्पीड ऑफ वेव अगर v है और टाइम अगर t दिया हुआ है, यानी कि v इंटू टी डिस्टेंस का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आर्क बना लेंगे और उस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जो टेंजेंट होगा वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये लास्ट पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इस वेव फ्रंट से रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो वेव फ्रंट बनाने के लिए कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी then form a wave front for, पहला पॉइंट कॉनकेव मिरर। मैं कुछ 2-3 लेके बता देता हूँ, आप लोग कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई भी अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। फॉर कॉनकेव मिरर। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस से कर लो, कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा प्रिज्म, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया है, इन्फिनिटी पे। तो अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका सेंस बस एक ही होता है। क्या सेंस होता है? कि वहाँ से लाइट हमेशा पैरेलल आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ से जो भी लाइट रे आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले वाले केस के लिए, ठीक है ना। तो जब कॉनकेव मिरर, आप लोगों को पता है कि ये जो बल्गिंग आउट सरफेस होता है उसको पॉलिश कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइट रे टकराएगा, तो सभी जो पैरेलल लाइट रे होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से आके मिलते हैं, फोकस से आके मिलते हैं सभी जो लाइट रे हैं। तो ये सभी लाइट रे कहाँ पे आके मिल रहे हैं, फोकस से, फोकस पे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर वेव फ्रंट बनाना होगा तो देखिए इस रे के लिए यहाँ पे जो लाइट रे वो कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट कैसे होगा, इसके एक परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देंगे। तो इसके परपेंडिकुलर अगर प्लेन बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है, इस प्लेन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सारे लाइट रे आके यहीं पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम सेंटर मानते हुए और इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जो आर्क इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे सारे लाइट रे इस पे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से जो भी हम आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क ये इन लाइट रे के लिए क्या हो जाएगा,
वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी भी वेव फ्रंट बनाना तो उसका एक ही उपाय है, लाइट रे के ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट रे आ रहा था वो कैसा आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, तो इसके हम परपेंडिकुलर एक सरफेस बना दिए तो ये हमारा क्या हो गया, इसके लिए वेव फ्रंट हो गया, ठीक है ना। ये दोनों कैसे हैं, प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और ये वेव फ्रंट हमारा कैसा है, तो इस लाइट रे के लिए है जो कि यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है, तो ये जो वेव फ्रंट है हमारा, ठीक है ना, ये वाला, ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर कन्वेक्स लेंस के लिए अगर बनाएं, जो कि ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे, यानी कि कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो क्योंकि जब भी अगर कोई लाइट रे कहाँ है, इन्फिनिटी पे अगर सोर्स है, तो हमेशा कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। तो जब पैरेलल आएगा तो यहाँ पे प्लेन सरफेस बना दो, तो जो प्लेन सरफेस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। लेकिन ये सभी जो लाइट रे है वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, मतलब कि एक ही पॉइंट से होके जाएगा। तो जब फोकस से होके जाएगा तो इस पॉइंट को आप लोग डॉट मान के और यहाँ पे क्या बना लेना, आर्क। तो ये जो आर्क बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, तो इसमें दोनों आ जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। वैसे हम लोग प्रिज्म के लिए बना सकते हैं, तो ये मान लेते हैं कि हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म है तो यहाँ से जो भी पैरेलल लाइट रे आएगा वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म के लिए यहाँ पे कैसा बनेगा, तो यहाँ पे भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे भी बीच में भी कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो बहुत आसान है वेव फ्रंट बनाना, किसी भी लाइट रे के परपेंडिकुलर हम प्लेन बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट पूछा जाएगा तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट को एज अ फ्रेश सोर्स मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उस वेवलेट्स के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी थियरम को, इसी प्रिंसिपल को मानते हुए हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।